हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने फोर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। फोर्स के टाइप्स वगैरह हमने देखे थे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सरफेस टेंशन, या हम बोल दें पृष्ठीय तनाव। तो देखो, पृष्ठीय तनाव जो है वो क्या होता है, सबसे पहले बात आती है पृष्ठीय तनाव जो है वो क्या होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द्रव की सतह की एकांक लंबाई पर, द्रव की सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठीय तनाव। इसको जो हम T से तो इसको व्यक्त करते हैं, तो T बराबर हमारा कितना होगा भाई? F/L। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक देखो, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और लंबाई का मात्रक क्या? मीटर। तो सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव जो हमारा, इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे। सबसे पहले कि द्रव को गिराने पर वह बूंद रूप किस कारण से धारण करता है? किस कारण से धारण करता है? या ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई बारिश की जो बूंदें होती है वो गोल किस कारण से होती हैं, तो वो किस कारण से होती है? वो हमारी होती हैं पृष्ठीय तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन T के कारण। उसके बाद अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई जो ये पृष्ठीय तनाव है, पृष्ठीय तनाव क्यों उत्पन्न होता है? पृष्ठीय तनाव क्यों उत्पन्न होता है? तो इसके लिए हम क्या बताएंगे? पृष्ठीय तनाव जो है हमारा किस कारण से उत्पन्न होता है? ये हमारा होता है, कल भी हमने देखा था, सहसंजक बल के कारण। किसके कारण? सहसंजक बल के कारण। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए, आपने देखा भी होगा कि साबुन जो है वो ठंडे पानी में कम झाग बनाती है। साबुन ठंडे पानी में कम झाग बनाता है। क्यों कि साबुन जो है ठंडे पानी में कम झाग क्यों बनाता है? क्योंकि वहाँ पर इसका जो पृष्ठीय तनाव है वो कैसा हो जाता है? वो ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, इस कारण से। और वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि भाई साबुन जो है वो गर्म पानी में अधिक झाग बनाता है, गर्म पानी में अधिक झाग बनाता है, फोम अधिक क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि पृष्ठीय तनाव जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। फिर अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई पृष्ठीय तनाव तथा घनत्व में क्या संबंध है? घनत्व में क्या संबंध है? तो हमें क्या याद रखना है कि पृष्ठीय तनाव जो है वो समानुपाती किसके होता है? घनत्व के। इसको क्या बोला जाता है? रो। पृष्ठीय तनाव जो है क्या होता है? समानुपाती होता है घनत्व के। घनत्व का अगर हमें क्या देखना है फॉर्मूला, तो ये हमारा क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई अगर हमने जल का घनत्व बढ़ा दिया, जल का घनत्व बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? जल का घनत्व बढ़ाएंगे तो भाई पृष्ठीय तनाव जो है वो क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर घनत्व घटेगा तो पृष्ठीय तनाव भी घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो पृष्ठीय जो तनाव है वो भी बढ़ेगा। अब अगर पूछ लिया जाए कि क्रांतिक दाब पर जल का पृष्ठीय तनाव, क्रांतिक दाब पर जल का पृष्ठीय तनाव अगर पूछ लिया जाए, तो याद रखना आपको ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा भाई? ये होगा 0। अब इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि गर्म सूप ठंडे सूप के बजाय अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों? तो अभी ताप के साथ भी हमने देखा था कि भाई क्या होता है कि
देखो यहाँ पर ताप बढ़ा दिया, गर्म पानी कर दिया, तो पृष्ठीय तनाव कैसा हो गया, पृष्ठीय तनाव घट गया। तो अभी हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि गर्म सूप ठंडे सूप की बजाय अधिक स्वादिष्ट हमें क्यों लगता है, क्योंकि इसका जो पृष्ठीय तनाव वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। इसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग बनाएगा, कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग बनाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि आसूत जल, या क्या बोल दें, या हम बोल सकते हैं आश्वित जल, या हम क्या बोल सकते हैं, आश्वित जल। फिर अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि भाई समुद्र में उठी लहरें तेल छिड़कने से शांत क्यों हो जाती है, तो कारण क्या होगा, क्या होता है, तेल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है पानी के घनत्व से, ठीक है ना, तो वो ऊपर तैरने लग जाती हैं। अब घनत्व कम है तो पृष्ठीय तनाव भी क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भाई सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव जो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि समुद्र में तेल या पेट्रोल से लगी आग को कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है, क्यों, कारण बताएं भाई क्यों बुझाया जाता है। तो अभी बताया कि अगर हम पानी से बुझाएंगे उस आग को तो पानी का घनत्व तो ज़्यादा है पेट्रोल से या तेल से, तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, आग तो नहीं बुझेगी, वो तो तेल तो ऊपर ही तैरता रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या होगा कि तेल या पेट्रोल का घनत्व कम होने के कारण। ठीक है भाई, एक हमसे क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाए हमको कि गलियों की नालियों में केरोसिन छिड़कने से मच्छर का लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है, क्यों, बताएं भाई। तो यहाँ पर भी आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जो पृष्ठीय तनाव है वो क्या हो जाता है, कम, पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण क्या होगा कि जो लार्वा है वो पानी में डूब जाएगा और मर जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा कि कांच की पट्टी को पानी में डुबाया जाता है तो जल की सतह होगी। तो देखो इस तरह से अगर हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें जल भरा हुआ है तो कांच की पट्टी को अगर हम इसमें डुबाएंगे तो ये जल क्या होगा, ये क्या होता है, जल कांच की पट्टी पर चिपकने लगता है, तभी तो भिगो देता है। तो ये कैसे होगा, अंदर की तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होगा फिर इसका आंसर भाई, अंदर की ओर धसी हुई, या हम और क्या कह सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन हमें मिल सकता है उत्तल अवतल के आकार में, तो हम क्या कह सकते हैं, अवतल। ठीक है, या हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, कॉनकेव। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर कांच की पट्टी को पानी की जगह पारे में डुबा दें, कांच की पट्टी को पारे में डुबाया जाए तो जल की सतह कैसी होगी, जल की सतह होगी, अब देखो पारे और कांच में वो सहसंजक बल असंजक बल वाला हमने जो है वो कल हमने देखा था कि क्या कारण होता है कि पारा जो है वो कांच को नहीं भिगोता क्योंकि उसमें सहसंजक बल अधिक होता है, ठीक है ना, आसंजक बल से। तो यहाँ पर पारा तो भिगोएगा नहीं, ठीक है ना, तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो मतलब इसका जो कारण अगर पूछा जाए जल की सतह कैसी होगी तो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि उभरी हुई, या हम क्या कह सकते हैं इसको, उत्तल, या क्या कह सकते हो, कॉन्वेक्स।
ठीक है भाई। अब ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई जो स्पर्श कोण है वो क्या होता है, स्पर्श कोण क्या होता है। तो स्पर्श कोण तो अगर बताया जाए तो द्रव तथा ठोस की सतह के मध्य बना कोण, सतह के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, हमारा स्पर्श कोण। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे निकल के आता है वो ये आता है कि केश नलिका या कांच की केश नलिका में पानी का स्पर्श कोण होगा। कांच की केश नलिका में पानी का स्पर्श कोण जो आपको याद रखना है कितना होगा, 8 डिग्री। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कांच की केश नलिका में शुद्ध जल, आसूत जल या आश्रित जल का स्पर्श कोण पूछ लिया जाए, स्पर्श कोण होगा तो ये आपको क्या याद रखना है, ये होगा 0 डिग्री। इसके अलावा अगर वो पूछ ले कि पारे तथा कांच की केश नलिका के बीच स्पर्श कोण होगा कैसा होगा, तो ये हमको याद रखना है, ये हमारा होगा 135 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में। और ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई अल्कोहल के साथ कांच का स्पर्श कोण होगा, कांच का स्पर्श कोण होगा तो ये हमें क्या याद रखना है, 90 डिग्री। स्पर्श कोण क्या होता है, द्रव तथा ठोस की सतह के मध्य जो कोण बना वो स्पर्श कोण। केश नलिका और पानी या बोल दे कांच और पानी का स्पर्श कोण याद रखना है 8 डिग्री, शुद्ध जल के साथ 0 डिग्री, ठीक है। और पारे के साथ अगर पूछा जाए तो 135 से 140 के बीच में। और वहीं अल्कोहल के साथ अगर पूछा जाए तो कितना भाई, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। इसके बाद ऐसा पूछ लिया जाए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, इसको क्या बोला जाएगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। तो आपको सीधा न्यून कोण भी दे सकता है या 0 से 90 के बीच का कोई भी मान अगर दे सकता है बीच हो तो केश नलिका में चढ़े हुए द्रव की सतह कैसी होगी, कि यदि तो जो स्पर्श कोण है उसका मान 0 से 90 के बीच का हो तब जो द्रव की सतह होगी वो कैसी होगी, तो वो किस आकार की होगी, वो हमारी होगी अवतल। कैसी होगी, अवतल, या हम इसको क्या बोल दें, कॉनकेव। देखो इस तरह से अवतल जो है इस तरह से द्रव चढ़ा हुआ, अगर तो बात किसकी कर दी इसने, 0 से 90 के बीच की, ठीक है। दूसरा अगर इसी तरह से क्वेश्चन दे दे कि भाई जो स्पर्श कोण है, स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, समकोणिक, ठीक है। स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री हो तो जो केश नलिका में चढ़ा द्रव, तो केश नलिका में चढ़े द्रव की सतह होगी कैसी होगी भाई, अगर 90 डिग्री का दे दे तब कैसी होगी, तब होगी समतल, मतलब ये बिल्कुल बराबर, ठीक है। इस तरह से अगर दे दिया जाए तो ये इस तरह से बिल्कुल बराबर, ठीक है। फिर अगर पूछ लिया जाए कि भाई अब जो ये कोण है ये 90 डिग्री से ऊपर हो, कि स्पर्श कोण का मान 90 से 180, 90 डिग्री से 180 डिग्री हो तो इसको क्या बोला जाएगा, अधिक कोण, ठीक है। हो तो केश नलिका में चढ़े द्रव की सतह होगी कैसी होगी भाई, ये होगी उत्तल
सिफेरिकल या क्या बोल दिया जाए कॉन्वेक्स। ठीक है, ये इस तरह से हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा इस तरह से। ठीक है, पारे में जब हम बात करते हैं तो पारे में इस तरह से हमें मिलता है, ये हमारा जल हो गया। ठीक है, और पारे में इस तरह से। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन हमें मिल जाए कि भाई ये जो स्पर्श कोण है, स्पर्श कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण का मतलब समझ गए 90 से 180 के बीच अधिक कोण हो, तो द्रव की स्थिति कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी। ये तो द्रव की सतह और द्रव की स्थिति कैसी होगी। देखो ये कैसा दिख रहा है, ये गिरता हुआ नहीं दिख रहा, तो कैसी स्थिति होगी, ये होगी गिरेगा। हम कैसा लिख सकते हैं कि द्रव जो है वो क्या होगा, वो गिरेगा। इसके बाद आगे सिंपल सा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, केश नलिका में द्रव की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र, केश नलिका में द्रव की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र अगर पूछ लिया जाए तो ये होगा H बराबर 2T cos थीटा R D G। जहाँ अगर हम बात करें T की तो T हमारा क्या होगा, T हमारा पृष्ठीय तनाव, थीटा जो है हमारा स्पर्श कोण होगा, R जो है वो त्रिज्या होगी, D की बात करें तो घनत्व, और G का हमें पता है गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब यहाँ से कुछ कंडीशन निकल के आती है कि यदि तो आपका थीटा क्या हुआ 0 डिग्री, तब तो जो हाइट है वो क्या होगी, वो अधिकतम होगी। cos 0 कर दो, 1 आएगा। ठीक है, अगर तो थीटा 0 डिग्री हो तब तो जो ऊंचाई है वो कैसी होगी, अधिकतम। पर अगर तुम्हें थीटा दे दिया 90 डिग्री, cos 0 हमारा कितना होता है, cos 90 हमारा कितना होता है 0, तो ये कितनी हो जाएगी 0। और अगर दे दिया जाए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे मान कितना होता है, ऋणात्मक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इस पर ऊंचाई जो है वो कैसी होगी, मिनिमम या कम से कम, 0 पर अधिकतम। ठीक है, और 180 या ऐसा बोल दो 90 से ऊपर होते ही जो हमें कैसी मिलेगी, यहाँ पर न्यूनतम। इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाए आपको, फिर से हम इसी चीज़ को रिलेट कर देते हैं। चंद्रमा की सतह पर पानी में केश नलिका को डुबाने पर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई, चंद्रमा की सतह पर पानी में केश नलिका को डुबोने पर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई धरती के सापेक्ष होगी। कितनी होगी धरती के सापेक्ष, बताओ भाई, ये कितनी होगी, 6 गुना। कितनी होगी, 6 गुना। इसके बाद भाई इस तरह से पूछ लिया जाए, यदि G बराबर 0, G बराबर 0 बोल दो, या क्या बोल दो, निर्वात, या क्या बोल दो, पृथ्वी के केंद्र पर। G बराबर 0 निर्वात की स्थिति हो गई, या क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर अगर हो तो केश नलिका में चढ़े हुए द्रव की स्थिति होगी। तो निर्वात में क्या है, निर्वात में वो कैसी होगी, ये होगी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। ठीक है भाई, ये कैसी होगी, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। फिर पूछा जाता है, एक बहुत ही हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि पौधों में पानी जड़ों से पत्तियों तक किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है।
तो जैसे केश नलिका में चढ़ता है किस प्रक्रिया द्वारा, कोशिकतव द्वारा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये किसके द्वारा चढ़ेगा, कोशिकतव, कैपिलरी एक्शन, कोशिकतव के द्वारा। ठीक है, इसी से रिलेटेड है दीपक की लौ में तेल, या फिर आपको दे दिया जाए जो लालटेन का जो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दीपक की लौ में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी किसके कारण, कोशिकतव के कारण। ऐसे पूछा जाए कि किसान सिंचाई के बाद खेत जोतता है ताकि नमी बनी रहे, किसे तोड़ने के लिए, किसे तोड़ने के लिए, मतलब किस चीज़ को तोड़ने के लिए वो क्या करता है, वो जुताई करता है, किसे तोड़ने के लिए। तो किसे तोड़ने के लिए करेगा भाई वो जुताई, वो किसे तोड़ने के लिए करेगा कि जो क्या बनी हुई है, केश नलिकाएं जो छोटी छोटी अनेकानेक बनी हुई है, केश नलिकाओं को तोड़ने के लिए। ठीक है भाई, याद रहेगा, केश नलिकाओं को तोड़ने के लिए। फिर पूछा जाए, और हम इसको रिलेट कर देते हैं अभी, हमारा लिफ्ट में ऊपर जाते समय खुद को भारी महसूस करते हैं, क्यों भाई, लिफ्ट में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें हमारा वजन जो है वो ज़्यादा लगने लग जाता है, ऐसा क्यों, तो देखो जैसे ये लिफ्ट है, इसमें कोई भी जैसे इंसान जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इसका m अगर मास है तो इस लिफ्ट के कारण क्या लगेगा, त्वरण लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण, जो भार होगा। तो ऊपर जाते समय में भारी क्यों होता है कि कुल जो इस कंडीशन में जो हमारा कुल जो भार हो जाता है वो कितना हो जाता है, mg प्लस ma। इस कारण से क्या लगता है, मतलब कि भार जो है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है भाई। एक तो ये नीचे की विपरीत जाने का काम ऊपर की तरफ जा रही है, एक इसके साथ ये भी जा रहा है, ठीक है ना, तो ये दोनों जुड़ के जो है क्या करते हैं, भार हमारा अधिक हो जाता है। इस कारण से हमें क्या लगता है, खुद को भारी हम महसूस करते हैं। ऐसे अगर पूछ लिया भाई ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, लिफ्ट नीचे की ओर आते समय खुद को हल्का महसूस करते हैं, क्यों, इसी कंडीशन को भारहीनता भी बोला जाता है, वेटलेसनेस। क्यों, क्योंकि इस दौरान सिर्फ ये वाला इसके ऊपर क्या, ये वाला बल इसके ऊपर कार्यरत है, ये वाला नहीं, ये तो नीचे की तरफ पहले लग रहा था और नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला बल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार जो है वो कम हो जाने के कारण। ऐसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन कई बार हमारे दिमाग में भी आता है कि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान व लिफ्ट के त्वरण का मान समान हो तो भार होगा। डोरी टूट गई, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, अब g का मान और a का मान दोनों का समान है, लिफ्ट का त्वरण a और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है g, दोनों का मान समान है, तो mg माइनस ma, दोनों g ये तो कट गए, तो कितना मान आया, तो कितना हो जाएगा, 0। ऐसे अगर पूछा जाए कि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तथा लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के
त्वरण से ज़्यादा हो तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति की स्थिति होगी। क्या कह रहे हैं कि भाई ए का मान तो अधिक हो, ठीक है ना, लिफ्ट का त्वरण जो ज़्यादा हो और जी का मान कम हो, तो अब व्यक्ति की इसने स्थिति पूछी तो क्या होगा कि ए तो क्या लेके जा रहे थे, इसको ऊपर की तरफ ले रहा था, सडनली नीचे आया जी के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति है उसे कैसा महसूस होगा, वो छत की ओर, मतलब पैर उसके उठे हुए उसे महसूस होंगे, ठीक है ना, उसका जो सर छत की ओर उठता हुआ उसे महसूस होगा। तो ये हमारे कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गए भाई हमारे पृष्ठीय तनाव पर या लिफ्ट के ग्रेविटी से रिलेटेड, ठीक है। इसके आगे का जो भी है हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।